हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाबा जोगिंदर देव ITI तारामंडल। अब हम लोग डीसी जनरेटर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ करेंगे, जिसमें उससे एक्सप्लेन करूंगा मैं हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, कुल मिलाकर लगभग 89 से 90 क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी जनित्र में यानी कि डीसी जनरेटर में जो फील्ड पोल होता है उसकी न्यूनतम संख्या कितनी होती है। ठीक है, एक सेकेंड। कह रहा है कि डीसी जनरेटर में फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें न्यूनतम संख्या मैक्सिमम 2 मिनिमम 2 हो सकती है, अधिकतम तो कितना भी हो सकती है। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी जनरेटर के फील्ड पोल बने होते हैं। ठीक है, यानी कि फील्ड पोल जो बेसिकली किस चीज़ का बना होता है, तो किसका बना होता है, हमारा कास्ट स्टील के बने होते हैं। ठीक है, जो कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं, तो किसके बने जाते हैं, हमारे कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड होने से कौन सी क्षति कम होती है। ठीक है, जैसा कि आर्मेचर कोर किसकी बात कर रहा है, आर्मेचर कोर कह रहा है उसे कहते हैं, जैसे कि मान लो आप जो आपका क्या होता है, एक सेकेंड, तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड होने से कौन सी क्षति कम होती है। आर्मेचर कोर जो आपका जो आर्मेचर बना होता है इस तरीके से बेसिकली जो, तो आपको पता है कि पतली पतली पत्तियों का आपका इसको बनाया जाता है, इस संरचना में होता है आर्मेचर कोर, कटा होता है एक जगह से ऐसे से। दब जा रहा है, ये हमारा ऐसे बना होता है। ठीक है, तो ये कटा होता है एक जगह से ऐसे ऐसे, तो हमारा ये कटा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत सी पतली पतली पट्टियों को काट के क्या करता है, चिपकाया जाता है। ठीक है, आर्मेचर कोर ये किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है, तो इससे हम बेसिकली एलिमिनेटेड इसलिए करते हैं ताकि एडी करंट लॉसेज को क्या कर सकें, एडी करंट क्षति को क्या कर सकें, कम कर सकें, इसलिए क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्मेचर में स्लॉट्स क्यों कटे होते हैं। आर्मेचर में आप लोगों ने देखा होगा, आर्मेचर में स्लॉट्स ऐसे हमारा जो आर्मेचर होता है इसमें क्या होता है, ऐसे स्लॉट्स कटे होते हैं। ठीक है, इसको क्यों काटा जाता है, बेसिकली कह रहा है। तो इसको काटने का मकसद ये बस एक ही होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि आर्मेचर घुमाने में आसानी हुई, बेतुका आंसर का क्वेश्चन ये। ठीक है, ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि आर्मेचर कॉइल को स्थापित करने के लिए, आर्मेचर कॉइल जो होती है उसको स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, उसमें इसी को क्या करते हैं, इसलिए बनाते हैं, यानी कि आर्मेचर कॉइल को स्थापित करने के लिए ही हम इसको बनाते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि 4 पोल वाले वेव बाउंड के जनित्र के आर्मेचर के समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लैप वाइंडिंग में क्या होता है, लैप वाइंडिंग में ए बराबर क्या होता है, हमारा पी होता है, और ए बराबर पी होता है। ये हमारा किस लिए, लैप वाइंडिंग के लिए। और वेव बराबर क्या होता है, ए बराबर 2 होता है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि आर्मेचर पथों की संख्या कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा उसका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 8। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा कह रहा है कि डीसी जनरेटर में करंट किसके द्वारा बाहरी परिपथ में भेजा जाता है। डीसी जनरेटर में करंट किसके द्वारा बाहरी परिपथ में भेजा जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि क्या कहते हैं, जो कम्यूटेटर लगा होता है हमारा, ये क्या होता है, हमारा आर्मेचर होता है। आर्मेचर के थ्रू ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कम्यूटेटर लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कार्बन ब्रश होता है, यहाँ पे ये कम्यूटेटर के द्वारा ही तो भेजा जाता है। बेसिकली हिंदी में क्या इसको दिक् परिवर्तक भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, दिक् परिवर्तक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिक् परिवर्तक के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डीसी जनरेटर के घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने के लिए करंट प्रवाह की दिशा। कह रहा है कि अगर डीसी जनरेटर के, सपोज करो कि हमारा जो डीसी जनरेटर है हमारा, ये डीसी जनरेटर है। ठीक है, कह रहा है कि सपोज करो कि इसकी डायरेक्शन क्या हमारी पहले ये वाली थी, तो जो भी करंट का डायरेक्शन रहा हो, सपोज करो ये वाला करंट का डायरेक्शन रहा हो, अब कह रहा है कि इसके डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया जाए। तो क्या कह रहा है, क्या करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी। यस, अब अवश्य चेंज होगी, क्योंकि करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, उसका बदल जाएगा। समझ में आई बात है ना, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, अगला कह रहा है कि डायनमो में कौन सी उत्तेजना प्रणाली होती है। ठीक है, अस्थायी चुंबक होती है डायनमो में। जैसा कि डायनमो में भी एक बेसिकली जनरेटर टाइप में होता है, उसमें परमानेंट मैग्नेट लगा होता है। ठीक है, उत्तेजन प्रणाली होती है, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट होता है। डायनमो बेसिकली क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जिससे आपके जो भी हमारे वाहन होते हैं उसमें क्या होते हैं, सप्लाई, यानी कि बल्ब वगैरह जलता है, जो इसमें हेडलाइट्स होती है आपके बाइक्स में होती है, लगी होती है। ठीक है, तो अगला कह रहा है
इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सी जनित्र प्रयुक्त की जाती है? ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा जनित्र प्रयोग किया जाता है? कौन सा जनित्र प्रयुक्त किया? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली क्या होता है, हमें फिक्स्ड करंट की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, हमें कांस्टेंट करंट की आवश्यकता होती है। तो एक ही जनरेटर है जो यहाँ पे कांस्टेंट करंट दे सकता है, वो होता है हमारा डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर क्या होता है हमारा, कांस्टेंट सप्लाई दे सकता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, डीसी शंट जनरेटर। ठीक है, डीसी शंट जनरेटर का हम अगर कोई जनरेटर होता है वो काफ़ी दिन से रखा हुआ, वो चार्ज नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में डीसी जनरेटर का बूस्टर का भी कार्य करता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि जब डीसी जनित्र के फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त कर एक भाग को श्रेणी क्रम में और दूसरे भाग को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वह जनित्र कहलाता है। इस प्रकार जनित्र को क्या कहते हैं, डीसी कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, डीसी कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि डीसी कंपाउंड जनरेटर में विद्युत वाहक बल स्थिर रहता है। देखो, डीसी जनरेटर में फुल लोड हो या नो लोड हो, दोनों ही कंडीशन में उसका क्या होता है हमारा विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ क्या होगा हमारा, ईएमएफ क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है हमारा, फिक्स होता है। अगर लोड ना लोड हो तो भी 220 वोल्ट सपोज करो, कोई 220 वोल्ट है। अगर लोड नहीं है, लोड मतलब क्या है कि कोई सर्किट उससे जुड़ा ना हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट जुड़ा ना हो, तो नो लोड पे है। ठीक है, और लोड क्या है, पूरे सिस्टम हमारे के घर का पूरा सिस्टम ही जुड़ा हुआ हो, उसे कहते हैं फुल लोड कहते हैं। तो 220 वोल्ट तभी भी रहेगा, 220 वोल्ट तभी भी रहेगा, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि फुल लोड और नो लोड दोनों पर क्या होता है हमारा डीसी कंपाउंड जनरेटर में, यहाँ पे सी रहेगा, भूल गए हो। ठीक है, यहाँ पे डीसी कंपाउंड जनरेटर में विद्युत बल क्या होता है, स्थिर होता है दोनों पे, यानी फुल लोड और नो लोड दोनों पे होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि लेथ मशीन में किस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। देखो, लेथ मशीन में बेसिकली हम किसका प्रयोग करते हैं, डीसी लेथ मशीन में हम प्रयोग करते हैं डीसी कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। किसका बोलते हैं, कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। कम्युनिटी कंपाउंड बेसिकली क्या होता है हमारा कि एक तरीके से एडिटेड क्वालिटी होती है। ठीक है, एडिटेड क्वालिटी होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अगला हमारा है, अगला कह रहा है कि चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने में हुई वैद्युतिकी क्षति कहलाती है। हाँ, इसको कौन सी क्षति कहते हैं। देखो, जब चुंबकीय पदार्थ कोई भी होता है बार बार चुंबकित होता है, विचुंबकित होता है, इस प्रक्रिया को से होने से बेसिकली कौन से लॉस होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉसेस होते हैं। कौन सा होती हैं, हिस्टेरेसिस हानियाँ होती हैं, हिस्टेरेसिस क्षति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लौ क्षति, यांत्रिक क्षति और शंट फील्ड क्षति के मिश्रण को कहते हैं। लौ क्षति यानी कि बेसिकली कह रहा है कि आयरन लॉसेस, कह रहा है आयरन लॉसेस प्लस मैकेनिकल लॉसेस प्लस शंट फील्ड क्षति, इसके मिश्रण को क्या कहते हैं, कांस्टेंट क्षति कहते हैं। कांस्टेंट कहते हैं, ये सब क्या होते हैं, लौ क्षति भी कांस्टेंट होता है, यांत्रिक क्षति भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट मतलब क्या होती है, बार बार परिवर्तित नहीं होता। जैसे कॉपर लॉसेस होता है हमारा, ताम्र हानियाँ जिसे कहते हैं, वो क्या होती है, लोड के साथ क्या होती है, चेंज होता रहता है। लोड अगर बढ़ता है तो ताम्र हानियाँ क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। यानी करंट का मान ज़्यादा बढ़ता है तो करंट लौ हानियाँ क्या होती है, ज़्यादा होती हैं। लेकिन जो कॉपर हानि क्या होती है, ज़्यादा होती हैं। जबकि लौ हानियाँ, आयरन लॉसेस, चाहे मैकेनिकल लॉसेस, चाहे फील्ड शंट फील्ड लॉसेस, ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। बेसिकली ये स्थिर होते हैं, इनकी कोई बदलाव नहीं होता है, जो होना वो होगा, होकर ही रहेगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत ढाल की दिशा इंगित करती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम अनुसार क्या कहता है, देख लो इधर, एक सेकेंड कैमरा, सॉरी। हाँ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत बल की दिशा इंगित करती है। तो बेसिकली आपको जो आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है, हमारा ये मान लो हैंड है ये, ठीक है, ये हमारा हैंड है, तो ये हमारा मान लो दाएं हाथ में हमारा होता है, ये हमारा उंगली होती है, और ये हमारा मध्यमा होता है, ये होता है अंगूठा होता है। ठीक है, ये अंगूठा में तो मध्यमा कह रहा है किस चीज़ को, ये किसके, तो मध्यमा के माध्यम से होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। निम्न से कौन सी विधि द्वारा डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल होता है। अभी स्वाभाविक सी बात है, गतिज होता है। किसके द्वारा होता है, गतिज होती है तभी ना, स्थिर होता थोड़ी ना होता है। डीसी जनरेटर में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। बेसिकली क्या देते हैं कि एक आप लोगों ने डीसी जनरेटर देखा होगा, उससे एक डीजल जनरेटर जुड़ा होता है। डीजल जनरेटर क्या होता है हमारा, शाफ्ट के माध्यम से, ये हमारा कपलिंग होता है, कपलिंग, और ये हमारा डीसी जनरेटर होता है मान लो, और ये हमारा क्या है, डीजल जनरेटर होता है। ये क्या होता है, प्राइम मूवर होता है। ये जब घूमता है तो ये भी हमारा क्या होता है, घूमता है, और हमारे सप्लाई होती है, गतिज ऊर्जा होती है बेसिकली ना, क्या होता है हमारा गतिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है। भाई डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है हमारा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के साथ। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम क्या कहता है कि when a flux cut a conductor, the conductor cut a flux that induced current in conductor,
इट्स कॉल्ड फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम रूल्स, ठीक है। यानी कि जब कोई चालक किसी फ्लक्स को काटे या फ्लक्स किसी चालक को काटे तो चालक में क्या होती है, धारा प्रेरित होती है, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम कहते हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सी डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं, यानी कि डीसी जनरेटर में कौन कौन सी चीज़ें की बहुत जरूरी हैं। तो उससे भाई सी बात है, आर्मेचर होगा ही, आर्मेचर नहीं रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए, कम्यूटेटर भी होगा, तभी तो कम्यूटेटर क्या करता है, जो आर्मेचर में करंट होती है उसको क्या अपनी तरफ एक दिशा करता है, और ब्रश क्या करता है उसको, ब्रश क्या करता है बाहरी सर्किट में, क्या तो ब्रश के माध्यम से बाहरी सर्किट में दिया जाता है, ठीक है। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी। अगला कह रहा है कि ऊर्जा रूपांतरण का कौन सी कार्य डीसी जनित्र द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को पहला ऑप्शन कह रहा है कि ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करता है, गलत, कोई मतलब डीसी जनरेटर ध्वनि ऊर्जा को है ये नहीं, विद्युत ऊर्जा को नहीं, गलत है भाई। हम क्या करते हैं, इसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं जनरेटर को ना, तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, डीसी जनरेटर बदलता है। अगला कह रहा है कि किस नियम द्वारा कुंडली में धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, ठीक है। फ्लेमिंग के देखो सीधी सी बात जानो कि जो बायां हाथ होता है वो मोटर के लिए होता है, ठीक है, और दायां हाथ किस लिए होता है, जनरेटर के लिए होता है। क्या होता है इसका ऑप्शन, सही आंसर क्या होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहलाता है, जनरेटर का नियम कहलाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ढलवा लोहे के प्रयोग से जनरेटर का योग बनाया जाता है, क्यों। देखो योग बेसिकली क्या होता है, जो हमारा जनरेटर होता है उसके बाहरी वाला भाग होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, ये बेसिक इसी की बात कर रहा है, ठीक है, इसी की बात कर रहा था। ये हमारा बेसिकली ढलवा लोहे का क्यों बनाया जाता है, कह रहा पहला ऑप्शन, ये मशीन को क्या करता है, यांत्रिक सुरक्षा देता है। ये कहता है मशीन को यांत्रिक सुरक्षा देते हैं, मशीन को यांत्रिक सुरक्षा देने मतलब कि बाहरी चोट आघात, मान लो कोई छोटा मोटा चीज़ गिर जाए तो जो बचाता है, ठीक, सस्ता होता है, स्वाभाविक से ज़्यादा ढलवा लोहे सस्ता ही होता है। चुंबकीय परिपथ पूर्ण क्या करता है, पूर्ण करता है, यानी कि जो फ्लक्स होता है उसको क्या करता है, एक रास्ता प्रदान करता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त तीनों इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला कह रहा है कि सामान्य आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना होता है, सामान्यतः नॉर्मल कंडीशन जो आर्मेचर आरए का मान होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस आरए होता है जिसे बोलते हैं, इसका मान कितना होता है, 1 ओम होता है। भाई स्वाभाविक बात है, अगर आर्मेचर में ही रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा रहेगा तो करंट ज़्यादा हमारा इंड्यूस ही नहीं हो पाएगी, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, 1 ओम, ठीक है। अगला कह रहा है कि कौन सा अचालक पदार्थ कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाता है। भाई कह रहे हैं कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य कौन सा अचालक पदार्थ प्रयोग किया जाता है, लकड़ी का नहीं करते क्योंकि लकड़ी जल सकता है, रबर भी नहीं करते हैं, अब्रक माइका का ही प्रयोग करते हैं। क्या किसका प्रयोग करते हैं, माइका को बेसिकली क्या करते हैं, अब्रक ही करते हैं, ठीक है। तो माइका का ही हम प्रयोग करते हैं अब्रक के रूप में, जिससे क्या करता है, इंसुलेटर का कार्य करता है और हमारे सर्किट में करंट फ्लो नहीं होने देता है, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है बाहरी आर्मेचर के थ्रू स्टेटस जुड़ा होता है उसमें बाहरी में करंट फ्लो होने नहीं देता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं 24। कह रहा है कि डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है। भाई कम्यूटेटर क्या करता है, मैंने बताया धारा को एक डीसी करता है, मैंने पहले ही बताया, वोल्टेज को बढ़ाता है, गलत बात है, वोल्टेज को नहीं बढ़ाता, ये क्या करता है, वोल्टेज को नहीं बढ़ाता है, धारा को क्या करता है, डीसी करता है, सही बात है। अर्धतंग प्रतिरोध करता है, गलत है, धारा को नियत रखता है, बीच का काम नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा, धारा को एक डीसी करता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि प्राप्त धारा कैसी होगी अगर डीसी जनित्र के आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ा जाए, यानी कि इसका मतलब समझो पहले कि धारा वो कैसी होगी अगर डीसी जनित्र के आर्मेचर को स्लिप रिंग से कनेक्ट कर दिया जाए, उस समय क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। स्वाभाविक सी बात है, आर्मेचर में हमेशा एसी करंट ही फ्लो करती है, चाहे वो ए मोटर हो, चाहे डीसी मोटर हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे कोई भी हो, उसके आर्मेचर में हमेशा क्या होता है, कौन सी फ्लो का करंट फ्लो करती है, हमेशा ऑलवेज करंट, एसी करंट ही क्या करती है, हमारी फ्लो करती है। अगला कह रहा है कि किस गुण के कारण ब्रश के लिए कार्बन प्रयुक्त होता है। देखो कार्बन क्या होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। कार्बन क्या होता है बेसिकली, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि अगर तापमान बढ़ता है तो कार्बन का रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारा घटता है, अगर टी बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ा। और स्वाभाविक सी बात है, जब किसी हमारा जो कार्बन ब्रश होता है वो ये लगा होता है आपके इस पे क्या कहते हैं, कम्यूटेटर पे लगा होता है, ये जब घूमता है, ये घूमेगा जब ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ पे घर्षण पैदा होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो अगर ये निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का गुण ना रहे तो क्या होगा, ये खराब हो जाएगा जल्दी से, इसलिए निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ये, ठीक है, कार्बन। इसी प्रॉपर्टी के कारण इसका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, घटता चला जाता है। क्या होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, उनका तापमान ऋणात्मक होता है, नरम होता है, ये लुब्रिकेंट होते हैं, स्वाभाविक बात है। सभी चीज़ें यहाँ पे क्या है, सभी चीज़ें सही हैं, लेकिन इसी के लिए बेसिकली सबसे ज़्यादा निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होने के कारण इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि धारा का कौन सा मान कार्बन ब्रश के लिए प्रायोगिक है, यानी कि धारा का कौन सा मान है जो कार्बन ब्रश के लिए प्रायोगिक है। 5 एम्पियर स्क्वायर प्रति मीटर क्या होता है, ये देखो डाटा होता है क्वेश्चन बेसिकली, कुछ डाटा होता है, इसको याद करना होता है, कोई थ्योरी नहीं होता उसका, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 5 एम्पियर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला कह रहा है कि कौन से ब्रश का प्रयोग बड़ी क्षमता वाले जनरेटरों के लिए किया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब हमारा बड़ी जनरेटर है तो इसमें स्वाभाविक सी बात है हम तांबा और कार्बन के मिश्रण का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में ना, तो सही आंसर क्या होगा, तांबा और कार्बन के मिश्रण वाले का ही प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समीकरण डीसी जनरेटर के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो भाई एक बात जानो सबसे पहले कि ये वाला जो फार्मूला होता है E बराबर 5ZnP/60A, ठीक है, ये होता है बेसिकली लैप बाइंडिंग के लिए, और वेब बाइंडिंग के लिए तो 122A लिख देते हैं वहाँ पे, तो 2 से 1 कट जाता है, तो दोनों चीज़ के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि एक होता है E बराबर, वेब बाइंडिंग के लिए लिख सकते हैं E बराबर 5ZnP2A/120, ठीक है ना। तो ये काट देंगे, ये फार्मूला दोबारा वही आ जाएगा। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, E बराबर 5ZnP/60A। अगला कह रहा है कि 8 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। भाई स्वाभाविक सी बात है, L बराबर क्या हो, A बराबर क्या होता है हमारा, P होता है। L कितना दिया, A बराबर कितना दिया, 8 पोल दिया, तो P कितने होंगे, 8 होंगे, और क्या। अगला बढ़ते हैं, निम्न किन तथ्यों पर जनरेटर का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। भाई जो EMF होता है किसी भी जनरेटर का किस पे निर्भर करता है, ठीक है। तो किस पे निर्भर करेगा, आप अभी एक फार्मूला पढ़े हैं कि यहाँ पे देखिए, एक तीसरा ये वाला फार्मूला पढ़ा कि P होता है, पोल्स पे भी डिपेंड करता है EMF, देखो पोल्स पे डिपेंड करता है, स्पीड पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, आर्मेचर पथों की संख्या भी डिपेंड करता है, नहीं सभी चीज़ पे डिपेंड करता है ना। तो आपसे आपने क्या है, ध्रुवों की संख्या पे, पोल्स पे मैंने बताया, गति स्पीड पे, चालक की संख्या पे, जेड कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, उपरोक्त तीनों, सही आंसर क्या होगा, तीनों हो जाएंगे, सही है। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन, कह रहा है कि लैप वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग में जनित विद्युत वाहक बल क्या होगा यदि मशीन के ध्रुवों की संख्या समान हो। हाँ, लैप वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग में जनित विद्युत वाहक बल क्या होगा यदि ध्रुवों की संख्या क्या हो, हमारी समान हो, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ो। लैप वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग में स्वाभाविक सी बात है कि अगर ध्रुवों की संख्या समान है, दोनों के P क्या हमारे बराबर है, तो आपको पता है कि A बराबर क्या होता है, वहाँ पे 2 होता है ना, और यहाँ A बराबर क्या होता है, P होता है, पोल्स क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन क्या रहती है इस कंडीशन में क्या होगा, अधिक होता है वहाँ पे, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, हाँ, जनरेटर का विद्युत वाहक बल नियंत्रित करने के लिए किसे परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि ई को बदलने के लिए किसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो फ्लक्स को तो आप कह रहा है कि जनरेटर का विद्युत वाहक बल नियंत्रित करने के लिए किसे परिवर्तित कर सकते हैं। देखो भैया स्वाभाविक सी, फ्लक्स तो आप परिवर्तित नहीं कर सकते, फ्लक्स डिपेंड करेगा जनरेटर की गति पे और चालक के पदार्थ पे, ठीक है। चालक के पदार्थ का भी कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है। जनरेटर की गति और फ्लक्स कब चेंज होगा, जब नंबर ऑफ कंडक्टर बढ़ेंगे तभी तो फ्लक्स चेंज होगा। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गति और फ्लक्स दोनों, जनरेटर की गति बढ़ेगी तभी तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे, गति और फ्लक्स दोनों। चालक पदार्थ क्या यहाँ पे बेकार आंसर है। अगला कह रहा है कि जनरेटर के अपने अपशिष्ट चुंबकत्व खोने के कारण क्या है। अपशिष्ट क्या कहते हैं, इसे रेडिजुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं, रेडिजुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अधिक उत्तेजना बेसिकली क्या कहता है, एक्साइटेशन क्या उसको अधिक हो जाए, नहीं कोई कारण नहीं है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि हैमरिंग बेसिकली क्या कर सकते हैं, जो हमारा जनरेटर होता है वो बहुत दिन मतलब गिर जाए टूट जाए, ये कंडीशन हैमरिंग कहलाता है, चोट लग जाए उस पर, ठीक। ये क्या हुआ सही। कंपन यानी कि बहुत ज़्यादा कंपन है तो भी हो सकता है, यानी कि ओवर हीटिंग, कंपन होगा तो क्या ओवर हीटिंग होगी, हैमरिंग ओवर हीटिंग क्या हमारे दोनों सही है, ठीक है।
अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण जनरेटर विद्युत वाहक वर्जित करने में असमर्थ हुआ, किस कारण से। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व की क्षति हो गई हो, घूर्णन की दिशा गलत हो, क्षेत्र प्रतिरोधक क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक हो। यानी कि सभी इसमें क्या है, सभी ऑप्शन क्या हमारे सही हैं। घूर्णन की दिशा गलत हो तो भी नहीं विद्युत वाहक वर्जित करेगा, क्षेत्र क्रिटिकल रेजिस्टेंस से अधिक हो जाए, फील्ड रेजिस्टेंस तो भी नहीं अधिक होगा, तो भी नहीं चालू होगा। ठीक है, यानी क्या उपरोक्त में कोई भी एक, ठीक है, सभी हो सकता है। अगला कह रहा है कि प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनित्र के प्रकार हैं। प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनित्र के प्रकार हैं। भाई देखो, प्राइम मूवर क्या होता है, बेसिकली प्राइम मूवर मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करता है हमारा, तो हाइड्रो टरबाइन भी करता है, गैस टरबाइन भी करता है, और हमारा डीजल टरबाइन भी करता है। तो क्या होगा ऑप्शन सही, तीनों सही होंगे, ऑप्शन डी। ऑप्शन इज द राइट आंसर, इज द डी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 कह रहा है कि डीसी जनित्र के कौन प्रकार हैं अगर उत्तेजन प्रणाली में रखा जाए। कौन कौन प्रकार हैं अगर उत्तेजन प्रणाली में रखा जाए। भैया डीसी जनरेटर में दोनों होता है, फील्ड एक्साइटेशन, सेल्फ एक्साइटेशन भी, सही, हमारे पृथक उत्तेजन, यानी कि एक होता है सेल्फ एक्साइटेशन होता है, और एक होता है हमारा सेपरेटली एक्साइटेशन, यानी कि पृथक उत्तेजित जनित्र कहते हैं बेसिकली। तो यानी सही होगा ऑप्शन क्या होगा, दोनों। सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से डीसी 100 उत्तेजित जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। ओवर हीटिंग, सही, भारी लोडिंग, ज़्यादा लोड है तो भी, या जनरेटर को लंबे समय तक निष्प्रयोग अवस्था में रखना, यानी बहुत दिनों से जनरेटर का प्रयोग नहीं किया गया हो, ये इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, यानी कि उपरोक्त तीनों सही आंसर क्या हो गया, तीनों सही हैं। अगला कह रहा है कि ये जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी वोल्टता जनित कर सकते हैं। कौन सा ऐसा जनरेटर है जो बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के, यानी कि बिना रेडियल मैग्नेटिज्म के भी वोल्टता जनित उत्पन्न कर सकता है। तो कौन सा होगा, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर क्या होता है, उसे बाहरी से किसी बैटरी सोर्स से क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं। ठीक है, तो पृथक उत्तेजित जनरेटर, यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो होते हैं वो विदाउट उसके भी क्या कर सकते हैं, वो विदाउट रेडियल मैग्नेटिज्म के भी वो क्या करते हैं, ईएमएफ क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं भाई। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड उसे कहते हैं जिसे बाहरी किसी डीसी सोर्स से क्या कर सकते हैं, एक्साइट किया जा हो। अगला कह रहा है कि क्षेत्र वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनित्र पृथक उत्तेजित जनित्र क्षेत्र हो। ये ऑप्शन कह रहा है कि यानी कि पृथक उत्तेजित का वो किस अपनी धारा द्वारा, नहीं पृथक भाई अपनी धारा को मतलब नहीं, प्रत्यावर्ती धारा के बाह्य स्रोत द्वारा। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा के। अगला कह डीसी सोर्स, ये भी नहीं हो सकता। पल्सेटिंग करंट, यानी पल्सेटिंग करंट क्या कहलाता है, ये पल्सेटिंग करंट, पल्सेटिंग क्या लगातार प्राप्त हो। अगला कह रहा है कि क्षेत्र वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनित्र 100 उत्तेजित जनित्र हो। कह रहा है कि क्षेत्र वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनित्र 100 उत्तेजित जनित्र हो। तो भाई 100 उत्तेजित हो तो इसकी अपनी धारा के द्वारा ही उत्तेजित होगी, बाहर इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, 100 उत्तेजित का प्रकार है, तो 100 उत्तेजित जनित्र कोई भी हो सकता है, हमारा श्रेणी भी हो सकता है, शंट भी हो सकता है, मिश्रित भी हो सकता है, तो सभी हो सकता है भाई। कोई भी श्रेणी सेल्फ एक्साइटेड भी होता है, सेपरेटली एक्साइटेड भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि सही कथन चुनिए। कह रहा है कि सीरीज जनित्र में आर्मेचर, देखिए आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। सही बात है। ठीक है, अगला कह रहा है सीरीज जनित्र में फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेटों वाली बनाई जाती है। कोई बात को याद रखो, जो फील्ड वाइंडिंग होती है सीरीज सर्किट में हमेशा क्या होती है, मोटे तार की बनाई जाती है। ठीक है, तथा कम लपेटों की बनाई जाती है, एकदम सही बात है। अगला कह रहा है क्यों ऐसी बनाई जाती है कि करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या हो, अधिक हो। अगला कह रहा है कि सीरीज जनरेटर को बिना लोड संयोजित नहीं चलाना चाहिए, यानी कि सीरीज जनरेटर को बिना लोड पे नहीं चलाना चाहिए। अगर बिना लोड पे चलाया जाए तो क्या हो सकता है, वो जल सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सभी सत्य हैं यहाँ पे, तीनों कथन क्या पे हैं, सत्य हैं। अगला कह रहा है कि सत्य कथन चुने। सीरीज जनरेटर को बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाना चाहिए, सत्य बात है, करेक्ट। अगला कह रहा है सीरीज जनित्र लोड बढ़ाने से जनित्र का टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, हमारा बढ़ता है। सही बात है, लोड बढ़ाने से टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता ही घटता है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, हमारा घटता है। लोड बढ़ेगा तो घटेगा ही। ठीक है, अगर लोड घटेगा तो ये क्या हो, बढ़ेगा। सीरीज जनित्र का प्रतिरोध क्या होता है, निम्न स्तरीय होता है। सत्य बात है, सभी क्या होंगे, सही हो गए। अगला कह रहा है निम्न में से किसके लिए श्रेणी जनरेटर का प्रयोग होता है।
किसके लिए इस रीजनरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो बूस्टर के लिए बेसिकली क्या करते हैं, किसके लिए बूस्टर यानी कि एक्साइट करने के लिए बेसिकली कह सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है सत्य कथन चुने। शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर पथों में संयोजित की जाती है। सही बात है। ठीक है, शंट फील्ड वाइंडिंग शंट जनित्र की फील्ड वाइंडिंग पतले तारों की बनाई जाती है। सत्य बात है। सीरीज में किसकी बनाई जाती है? मोटे तारों की बनाई जाती थी, लेकिन शंट में क्या है? पतले तारों की बनाई जाती है। अगला कह रहा है शंट जनित्र को लोड से संयोजित करके चालू नहीं करना चाहिए। भाई ये भी सही बात है। बिना आउट लोड के क्या करते हैं? चालू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यानी सभी सही ऑप्शन क्या है? सही है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत सूत्र के द्वारा डीसी जनित्र की आर्मेचर धारा को हम लोग क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। आईए की बात कर रहा है। आईए को ज्ञात करने के लिए आईए बराबर होता है आई एल प्लस आई एस एच क्या होता है हमारा? ये क्या होता है? आई एल क्या होता है? लोड करंट होता है। आई एस एच क्या होता है? शंट फील्ड करंट कहलाता है। ठीक है, आई आर्मेचर करंट को ज्ञात करने के लिए लोड करंट और शंट फील्ड करंट दोनों को क्या होता है? योग होता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? कार्बन ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। कार्बन ब्रश का कह रहा है प्रयोग करना चाहिए। सही बात है। इंटरपोल का प्रयोग करना चाहिए। सही बात है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग किसको? कंपनसेटिंग वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पता होना चाहिए। इंटरपोल को भी सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो उपरोक्त तीनों विधियां क्या हमारी सही हैं। अगला कह रहा है कि डैश जनित्र स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग करते हैं। भाई शंट जनरेटर का है क्या करते हैं? स्थिर कांस्टेंट वोल्टेज यानी कि बैटरी चार्ज करने के लिए किसकी आवश्यकता है? कांस्टेंट वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, ओके। कह रहा है कि कैसे पुनः प्राप्त करेंगे यदि किसी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाए, यानी कि किसी शंट जनित्र में रेडियल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है तो क्या करना चाहिए कि हमें प्राप्त हो जाए? पहला कह रहा है जनरेटर को शून्य लोड पर कुछ समय के लिए चलना चाहिए। पहले तो जब चलेगा ही नहीं, जब स्टार्ट ही नहीं होगा तो शून्य लोड पर चलने का कोई मतलब ही नहीं है, गलत होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित करना चाहिए। ठीक। अगला कह रहा है जनरेटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित कर देना चाहिए। नहीं, गलत बात है। जनित्र को कंपनित करना चाहिए भी, क्या गलत बात है? सही है। अगर पहला दूसरा ऑप्शन क्या हमारा? बी इज द राइट आंसर। यानी कि जनित्र को कुछ देर के लिए बैटरी से क्या करते हैं? बाय बैटरी से एक्साइट कर देते हैं, जिससे वो क्या करते हैं? रेडियल मैग्नेटिज्म आ जाता है और वो चालू हो जाता है। अगला कह रहा है कि कंपाउंड जनित्र के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? आई बात समझ में। पहला कह रहा है कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया सीरीज फील्ड वाइंडिंग तार और कम लपेटों का बनाया जाता है। ठीक है, कंपाउंड की बात कर रहा है, कंपाउंड में। ठीक है, तो ये हमारा सही है। और दूसरा कह रहा है हमारा कि इस जनित्र में फील्ड वाइंडिंग दो भागों में विभक्त होती है। सही बात है। एक फील्ड वाइंडिंग एक सीरीज में ऐसे मान लो ऐसे कनेक्ट होता है हमारा कंपाउंड में। ये हमारा मान लो आर्मेचर है, ये ब्रश है, और ये ऐसे करके ऐसे हमारी ये क्या होती है? कनेक्ट होती है। ठीक है, दो भागों में क्या व्यक्त होती है। आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ा गया शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार। सही बात है। शंट फील्ड वाइंडिंग क्या होता है? पतले तार का होता है, अधिक लपेटों का बनाया जाता है। इज द राइट आंसर, यानी कि उपरोक्त क्या है? सभी सही है। अगला कह रहा है कि सही कथन का इंगित करें। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र एवं शंट फील्ड के फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, परिणामी फ्लक्स दोनों का अंतर होता है। परिणामी फ्लक्स क्या होता है? दोनों का अंतर होता है। सही बात है। डिफरेंशियल में क्या होता है? मैंने बताया पहले, इक्विमुलेटिव क्या होता है? एडिटिव होता है। और डिफरेंशियल क्या होता है? घटा होता है। शंट फील्ड से माइनस क्या होता है? घटता है। अगला कह रहा है कि ओवर कंपाउंड जनित्र, लेवल कंपाउंड जनित्र, अंडर कंपाउंड जनित्र, तीन जनित्र के तीनों प्रकार हैं। सही बात है। जनित्र क्या होते हैं? ये होता है हमारा फ्लैट कंपाउंड, ये फ्लैट होता हो गया, ये ओवर हो गया, और ये क्या हो गया? अंडर हो गया। अंडर कंपाउंड। फ्लैट क्या होता है? जितना इसका आउटपुट क्या होता है? 220 वोल्ट होता है। इसका अंडर आउटपुट क्या होता है? अधिक भी होता है 220 से। इसका क्या होता है? 220 से कम हो सकता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनित्र के दो प्रकार हैं। करेक्ट, सही बात है। इसमें डिफरेंशियल क्या होता है? सब्ट्रैक्टिव होता है। सब्ट्रैक्टिव यानी घटाना सिस्टम होता है। इसमें फील्ड से घटाते हैं। क्यूमुलेटिव क्या होता है? दोनों जोड़ देते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग इसीलिए हम लोग इसमें करते हैं, लिफ्ट में करते हैं। किसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? लिफ्ट में करते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षति डीसी जनरेटर में होती है? भाई डीसी जनरेटर में ताम्र भी होता है, लौह भी होता है, यांत्रिक होता है, तीनों क्षतियाँ होती हैं। डाउट ही नहीं इसमें, उपरोक्त सभी। अगला कहा है कि
ये क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती है। भाई मैंने पहले भी बताया है कि जो कॉपर लॉसेस होता है क्या होता है, लोड के साथ चेंज होता है, ठीक है। और ये तीनों क्या होते हैं, एडी और हिस्टेरेसिस क्या होते हैं हमारे, ये बेसिकली फिक्स होते हैं, ठीक है। अगला कह रहा सही सूत्र का चयन करें। भाई सही सूत्र का चयन कर लेते हैं। यांत्रिक दक्षता का फार्मूला हमारा क्या होता है, उत्पन्न वैद्युत शक्ति बटा इनपुट शक्ति, यानी कि इन आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बटा इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी 200, यही क्या होगा हमारा, सही है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। यांत्रिक दक्षता का फार्मूला क्या होता है, यही हमारा सही है, ठीक है। अरे कह रहा है कि डीसी जनरेटर की दक्षता कितनी होती है। भाई डीसी जनरेटर की इफिशियंसी कितनी होती है, 80 to 85%, 85 से कितनी होती है, 90% तक क्या होती है इसकी एफिशिएंसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसके द्वारा जनरेटर की विद्युत दक्षता ज्ञात की जा सकती है। यहाँ पे देखिए आउटपुट, यानी कि आउटपुट बटा इनपुट 200 इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित किस कारण से जनरेटर को समांतर में चलाया जाता है। जनरेटर को समांतर, यानी जनरेटर को समांतर में क्यों चलाए, सप्लाई किसी कांस्टेंट रखने के लिए सही, कांस्टेंट रखने के लिए सही बात है। जब जैसे आवश्यकता हो अतिरिक्त इकाई लगाने की सुविधा देता है, करेक्ट बात है। मरम्मत की सुविधा देता है, फलस्वरूप कम ब्रेक डाउन होते हैं। यानी मरम्मत करने का मतलब है कि मान लो अगर यहाँ पे एक जनरेटर लगा हुआ, 2 3 4 गो हमारे जनरेटर हैं, सभी क्या है आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में क्या हमारे कनेक्टेड हैं। अगर मान लो किसी का इसको भी खराब हो गया तो बाकी तीनों तो सभी एक ही साथ पैरेलल में, सप्लाई कितने बराबर 11 के भी, मान लो इसकी क्षमता 11 के भी इसकी है, सभी की 11 के भी, लेकिन आउटपुट कितना प्राप्त होता है, टोटल 11 के भी ही प्राप्त होता है। अगर मान लो हमें आवश्यकता पड़ गई इसकी मेंटेनेंस करना है भाई, तो इसको अलग कर देते हैं यहाँ से बस बार के द्वारा, यानी कि आइसोलेटर के द्वारा इसकी मरम्मत कर लेते हैं, मेंटेनेंस कर लेते हैं। मान लो जल गया अलग कर देते हैं, फिर दूसरा लगा सकते हैं, और लोड बढ़ गया तो भी चला सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त तीनों इस कांस्टेंट सप्लाई देता है, आवश्यकता अतिरिक्त इकाई लगा सकते हैं, मरम्मत की सुविधा देता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि किस अवस्था पर दो जनरेटर को समांतर में चलाना चाहिए, चलाया जाता है, चलाना चाहिए नहीं चलाया जाता है। पहला कह रहा है कि दोनों जनरेटर की वोल्टेज क्या होना, समान होनी चाहिए, करेक्ट। धन से धन जुड़ा होना चाहिए, ऋण से ऋण, करेक्ट। पैरेलल में ही होता है, सीरीज में क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ठीक है। अब अगला कह रहा है कि जनरेटर की क्षमता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, नहीं केवीए रेटिंग की बात कर रहा है, केवीए क्या होना, समान होना चाहिए, ये भी सही बात है, कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तीन तो भी क्या हमारा सही होगा ऑप्शन, इनमें से सभी द राइट आंसर। अगला कह रहा है कि क्या होगा जब समांतर में चल रहे दो जनरेटर में से एक जनरेटर हटा लिया जाए, क्या होगा, एक जनरेटर हटा लिया जाए। पहला कह रहा है कि दूसरा जनरेटर भी बंद हो जाएगा, गलत बात भाई, क्यों बंद होगा। दूसरा कह रहा है दूसरे जनरेटर की उत्तेजना धीरे धीरे कम होगी, ये भी गलत बात है। कह रहा कि पहले की उत्तेजना धीरे धीरे कम होगी और दूसरे की धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, ये क्या हमारा सही। डायनामो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे यही कार्य करता है। ये भी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसके लिए, मैंने अभी पहले ही बताया कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसका लिए होता है, मोटर के लिए, इसके लिए होता है मोटर पर। दाएं हाथ का नियम जनरेटर पे, जो हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि यदि एक दिष्ट धारा जनित्र की चाल को बढ़ाया जाए तो जनित विद्युत वाहक बल क्या होगा। ये कह रहा है कि उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो विद्युत वाहक बल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वही बात बढ़ेगा भाई, स्पीड बढ़ेगी जब तो हमारा ईएमएफ भी बढ़ेगा ही ना। अगला कह रहा है कि स्थिर चाल पर चलने वाले श्रेणी विस्तृत जनरेटर में भार धारा में वृद्धि के साथ टर्मिनल वोल्टेज भी क्या होता है हमारा, यानी कि कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है कोई जनरेटर, यदि लोड में वृद्धि कर दिया तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है हमारा, बढ़ेगा। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा, ठीक है। श्रेणी जनरेटर की बात कर रहा है भाई। अगला कह रहा है कि किस मशीन की दक्षता अधिक होगी यदि इनपुट पावर निम्न हो। गलत है, इनपुट पावर की दक्षता कैसे होगी, हानियां निम्न हो। हानियां क्या हो हमारी, अगर हानियां कम होगी तो उसका आउटपुट क्या होगा, हाई होगा, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ऐसा कोई पॉसिबल है ही नहीं। हानियां तो होना ही होना है किसी भी सर्किट में, हाँ कुछ कम होती कुछ अधिक होती हैं, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि डीसी जनरेटर में ध्रुव कोर से ध्रुव सु, यानी कि पोल कोर से पोल सु निम्नलिखित द्वारा आबद्ध होते हैं। मैंने पहले ही बताया था, संकुचित पे इस काउंटर स्क्रू द्वारा, बेसिकली इसको बोलते हैं, रिबेट द्वारा नहीं, काउंटर स्क्रू द्वारा, ठीक है। तो हाँ, तो अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ निम्नलिखित के समानुपाती होता है। हाँ, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ निम्नलिखित के समानुपाती होता है। अभी मैंने क्या बताया था, ईएमएफ ई के फॉर्मूला क्या होता है, फाई जेड एन पी, फाई जेड एन पी बाई 60, यही फार्मूला बताया ना। समानुपाती एन के होता है, पी के होता है और जेड के होता है, पोल के होता है, सही बात है, चाल के होता है, सही, फाई जेड एन पी, और ध्रुवों की संख्या यानी कि सब इनमें से सभी। अगला कह रहा है कि शंट जनरेटर में सामान्यतः डैश वोल्टेज बनना रुक जाता है, किस कंडीशन में, कब होता है। एक होता है सेचुरेशन सिस्टम होता है, जैसे मान लो एक मैंने बताया था अभी कुछ दिन पहले कि ये हमारा करंट है, ये करंट का है, और ये हमारा क्या टाइम है, टाइम ग्राफ है। यहाँ पे क्या टाइम, कुछ एक कंडीशन ऐसा आ गया कि हमें चाहे करंट की मान जितना भी बढ़ा दी जाए तो टाइम तो उतना ही लग रहा है ना। यहाँ पे क्या सेचुरेट हो गया ना, ये क्या हो गया हमारा, सेचुरेट हो गया ना। अब करंट जितना भी बढ़ जाए टाइम तो उतना ही लगेगा ना, इसे क्या कहते हैं, सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं। वही कह रहा है शंट जनरेटर में सामान्यतः डैश वोल्टेज बनना रुक जाएगा, कब होगा, ये आयरन की सेचुरेशन कंडीशन पे होगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि डैश यंत्र हिस्टेरिसिस और एडी करंट के दोषों से मुक्त होते हैं। भाई कौन से मुक्त होते हैं दोषों से, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि मूविंग आयरन, गलत है। दूसरा कह रहा है कि मूविंग कॉइल अस्थायी चुंबक प्रकार, ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि स्थिर विद्युत चुंबक, यानी क्या होता है हमें स्थिर परमानेंट फिक्स्ड विद्युत जो होते हैं क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। अगला कह रहा है डीसी मोटर में एक दिवसीय आघूर्ण निम्नलिखित में से किसकी सहायता से उत्पन्न किया जाता है। भाई एक दिवसीय कम्यूटेटर, सीधी सी बात है, कम्यूटेटर के द्वारा क्या होता है, धारा को क्या करता है, एक दिवसीय करता है, यानी कि आर्मेचर से बाहर क्या करता है, ये कम्यूटेटर प्लस आर्मेचर से बाहर भेजता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है हानियां घटाकर, सीधी सी बात है, एक लाइन में आई बात समझ में, हानियां घटा देंगे तो दक्षता क्या होगा, घट जाएगी। अगला कह रहा है कि आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला जनरेटर, आर्क वेल्डिंग में सीधी सी बात है, आर्क वेल्डिंग में हमें होमोपोलर जनरेटर बेसिकली यहाँ पे लो वोल्टेज और हाई करंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि डीसी मशीन में डिफरेंशियल पिच, भिन्नात्मक विषय कहते हैं डिफरेंशियल पिच कुंडली का प्रयोग किया जाता है, कब, ताम्र हानियों को, पहला कर स्पार्किंग को कम करने के लिए, गलत। दूसरा कर ताम्र हानियों को कम करने के लिए, इधर राइट आंसर, ठीक है। अगला कह रहा है कि एक बिलगति उत्तेजित सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है, ठीक है। कह रहा है कि बाह्य कुंडली की प्रयोग की जाती है, गलत। बाह्य क्षेत्र वाइंडिंग की प्रयोग जाती है, गलत। एक बाह्य क्षेत्र बाह्य डीसी सोर्स की आवश्यकता किया जाता है, डीसी सोर्स उत्तेजित किया, मैंने पहले बताया सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में बाहरी एक डीसी सोर्स की आवश्यकता दे देते हैं और हमारा सर्किट क्या होता है, हमारा चालू हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, कह रहा है कि क्षेत्र कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच इंसुलेशन होता है, भाई माइका का होता है, पहले भी आ चुका है कई बार। डीसी शंट जनरेटर में किस प्रकार की वाइंडिंग होती है, शंट जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग होती है, हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, कौन सी होती है, शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। कह रहा है कि डीसी जनरेटर की रेटिंग किस में दी जाती है, डीसी जनरेटर की रेटिंग किस में दी जाती है, तो किलोवाट में दी जाती है, किस में दी जाती है, किलोवाट में दी जाती है, ठीक है। अगला कह रहा है कि लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की तुलना की ध्रुवों की संख्या डैश होती है। अरे भाई वेब में क्या होता है, दोगुना ही होता है ना हमारा, क्या होता है हमारा, ये दोगुना ही होता है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों का क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि डीसी जनरेटर में शाफ्ट पर ऐसा क्या लगा होता है जिससे बाइंडिंग ठंडी होती रहती है, भाई फैन लगा होता है तभी बाइंडिंग ठंडा होगी, फैन ब्लेड लगा होता है, और क्या होता है। अगला कह रहा है डायनामो का सिद्धांत किस पे कार्य करता है, फ्राडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही काम करता है, खत्म बवाल। अगला कह रहा है कि डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक का क्या कार्य है, डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक का क्या कार्य है हमारा, कह रहा है कि पहला कह रहा है कि अन्य विकल्पों में से कोई भी नहीं, भाई गलत है, यहीं पे वोल्टेज का निर्माण करना, ठीक, धारा का निर्माण करना, भाई धारा का निर्माण नहीं होता, तो फ्लक्स नहीं कटेगा, धारा का निर्माण नहीं होगा। आवृत्ति का भी गलत है, वोल्टेज का निर्माण करता है, पावर का निर्माण करता है, क्या वोल्टेज, राइट आंसर वोल्टेज का निर्माण, बी इधर राइट आंसर। अगला कह रहा है कि डीसी जनरेटर निम्नलिखित में से किस तरह से कनेक्ट होने से अवशिष्ट चुंबकत्व की
किस तरीके से कनेक्ट होने से अवशिष्ट चुंबकत्व की मौजूदगी महत्वपूर्ण नहीं होगी। हाँ, तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि शंट जनरेटर, कोई मतलब नहीं, गलत। हाँ, दूसरा कह रहा है कंपाउंड जनरेटर, गलत। सेपरेटली एक्साइटेड इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है कि रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए जिस बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बुश बेयरिंग छोटे फैन में लगे होते हैं, ठीक है, और नीडल बेयरिंग होती है जो, और चुंबकीय बेयरिंग होती है, मैग्नेटिक बेयरिंग, ठीक है, आगे पढ़ेंगे सब आप। लैप वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है जहाँ पे लो वोल्टेज और निम्न वोल्टता उच्च धारा, लो वोल्टेज और हाई करंट, ठीक है, लो वोल्टेज और हाई करंट वहाँ पे किया जाता है, पहले ही बता चुका हूँ मैं। अगला कह रहा है एक उत्तेजक निम्न के अलावा कुछ नहीं होता, यानी कि उत्तेजक जो होता है वो निम्न के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। शंट जनरेटर, शंट मोटर, शंट स्टेडी मोटर, शंट जनरेटर होता है और कुछ नहीं। अगला कह रहा है कि डीसी जनरेटर में भारी मात्रा में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग को वरीयता दी जाती है? देखो, भारी मात्रा में विद्युत धारा उत्पन्न करने की बात कर रहा है, तो लो वोल्टेज हाई करंट, लो वोल्टेज हाई करंट किसका करेंगे? लैप वाइंडिंग। बिल्डिंग जनरेटर में सामान्यतः क्या होता है? लैप वाइंडिंग होती है। बिल्डिंग जनरेटर में सामान्यतः किसका प्रयोग करते हैं? लैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अगला कह रहा है कि एक 4 पोल डिश धारा मशीन 1500 आरपीएम पर चलता आर्मेचर धारा की आवृत्ति क्या होगी? भाई सबको पता है, एन बराबर फार्मूला होता है, एन बराबर फार्मूला क्या होता है? एन बराबर क्या होता है? 120 एफ बाई पी, यही फार्मूला होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे पी की संख्या दी है 4, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 120 गुणे एफ नहीं पता हमें, एन पता है, हाँ, 1500/4, ये हल करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 50 हर्ट्ज, ठीक है। अगला कह रहा है कि एक निर्दिष्ट धारा जनरेटर में 8 समांतर पथों और धारा संग्रह करने के लिए 16 बुश की आवश्यकता प्रयोग किया जाता है। यदि प्रति बुश भी हो 1 वोल्ट हो तो प्रेरित वाहक बल की दिशा क्या होगी? भाई 8 दूना 16, 2 कम 2, 16/2 कर देंगे, 2 आ गया, और 1 गुणे 2 यानी कि कितना हो गया? 2 वोल्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा डीसी जनरेटर का आज हमारा ये पूरा समाप्त हुआ, ठीक है। अब डीसी जनरेटर के बाद डीसी मोटर बचा हुआ है, तो डीसी मोटर में भी लगभग 200 क्वेश्चन होंगे, तो उनको भी हल कर दिया जाएगा अगले दिन, कल उसका लेक्चर आ जाएगा इसी टाइम पे, ठीक है। तो देखिए आप लोग, और वीडियो को शेयर करिए खूब। आज मैंने हिंदी में पूरे क्वेश्चन को ढूंढ लिया है, एक पीडीएफ डाउनलोड किया है, ठीक है, तो उसी के माध्यम से मैंने पढ़ाया आप लोगों को। क्वेश्चन अच्छा था इसी में भी, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय अगले दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ANKS, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं, बाय, सी यू, टाटा।